नमस्कार मित्रों, AVFM के मॉक टेस्ट 2 में आपका स्वागत है। आज हम लोग मॉड्यूल ए जो कि बेस्ड है द मैनेजमेंट प्रोसेस, इसके सारे इंपॉर्टेंट MCQs को डिस्कस करेंगे। आप इसको मॉक टेस्ट की तरह ट्रीट कीजिए। पहले आप खुद से क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, क्योंकि एक क्वेश्चन के अंदर 4 अलग अलग कंसेप्ट हैं, राइट। तो उसको मैं आपको समझाऊंगा भी, प्रत्येक ऑप्शन को समझाऊंगा। और यदि आपने मॉक टेस्ट 1 नहीं दिया है, जो कि हमारा मॉड्यूल बी पे बेस्ड था, उसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी करवाए गए थे, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक अवेलेबल है। चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए शुरुआत करते हैं अपने इस डिस्कशन को। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली कैप्चर द की कंट्रीब्यूशन ऑफ हेनरी फेयोल एंड F.W. टेलर टू द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट। दोस्तों, आपको मैं सबसे पहले इसके इंपॉर्टेंस को समझा दूं। मॉड्यूल ए से थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, इसमें खासकर यूनिट नंबर 1 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा वेटेज है यूनिट नंबर 1 का। और दोस्तों, जो भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस अभी कर रहे हैं, वट एवर क्वेश्चन वी आर डिस्कसिंग, दे हैव अपीयर्ड इन द प्रीवियस ईयर, राइट। सो हेनरी फेयोल और F.W. टेलर का की कंट्रीब्यूशन कौन सा स्टेटमेंट करेक्टली कैप्चर कर रहा है, ये सवाल है। ऑप्शन ए कह रहा है कि हेनरी फेयोल फोकस्ड ऑन इम्प्रूविंग इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी थ्रू टाइम मोशन स्टडी वाइल टेलर डेवलप प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। फिर बी कह रहा है कि हेनरी फेयोल इज नोन एज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट मेथड एंड ही एम्फेसाइज्ड फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी while Taylor introduced scientific management to enhance efficiency and to enhance the productivity. ऑप्शन सी कह रहा है कि F.W. टेलर डेवलप्ड द 6 टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी वाइल फेयोल फोकस्ड ऑन वर्क फ्लो एंड लेबर प्रोडक्टिविटी। और ऑप्शन डी कह रहा है कि बोथ फेयोल एंड टेलर को ऑथर्ड द बुक द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट विच वाज वोटेड द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मैनेजमेंट बुक ऑफ द 20th सेंचुरी। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा स्टेटमेंट करेक्टली कैप्चर कर रहा है दोनों के की कंट्रीब्यूशन को। तो आइए दोस्तों, ऑप्शन वाइज डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ऑप्शन ए की बात करते हैं। तो देखिए, ऑप्शन ए में आप पढ़ेंगे ना, तो उल्टा लिख दिया है इन्होंने। टाइम मोशन स्टडी का जो कंसेप्ट था, वो किसने दिया था? वो टेलर ने दिया था, राइट। तो ऐसा भी आप याद रख सकते हैं, टी से टाइम मोशन और टी से टेलर, जिसमें उन्होंने यह देखा था कि एक वर्कर काम करने में कितना टाइम लेता है और उसमें बेहतरी कैसे हो सकती है, उसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। तो देखिए, टाइम मोशन स्टडी जो है टेलर ने दिया था, और टेलर बेसिकली उन्होंने यही बताया था कि एक वर्कर को कितना समय लगता है काम करने में और उसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। और यहाँ पे इन्होंने लिख दिया है कि हेनरी फेयोल ने टाइम मोशन स्टडी किया। जैसे मान लीजिए कि अगर एक आदमी बॉक्स उठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहा है, तो उसकी हर मूवमेंट को रिकॉर्ड करके देखा गया कि कौन सा तरीका सबसे फास्ट है, सबसे एफिशिएंट है, राइट। तो हेनरी फेयोल का जो था वो भी मैं बता देता हूँ कि हेनरी फेयोल ने मैनेजमेंट के प्रिंसिपल, मैनेजमेंट के फंक्शन बताए। अब मैनेजमेंट का प्रिंसिपल फंक्शन क्या हो सकता है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग। तो ये सब मैनेजमेंट के प्रिंसिपल होते हैं। आपको 4 तो पता ही होना चाहिए। तो ऑप्शन ए तो गलत है। ऑप्शन बी की ओर बढ़ते हैं। तो कह रहा है कि हेनरी फेयोल जो है मॉडर्न मैनेजमेंट मेथड का फाउंडर है और उन्होंने फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी पे जोर डाला, जबकि टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट को इंट्रोड्यूस किया ताकि एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी को इन्हांस करें। बिल्कुल सही बात है, ठीक है, ये बिल्कुल सही कर रहा है। अभी मैंने आपको बताया था कि जो फेयोल है, फेयोल को मॉडर्न मैनेजमेंट का फादर माना जाता है। उन्होंने बताया कि मैनेजमेंट एक अलग फंक्शन है और उसके रूल्स होते हैं, और इन्होंने फेयोल ने 14 मैनेजमेंट प्रिंसिपल दिए थे। उसी तरह टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट दिया, मतलब काम करने का साइंटिफिक तरीका। अब साइंटिफिक तरीका में क्या हो सकता है कि डेटा, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी सब यूज होता है ना। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट का मीनिंग होता है कि डेटा होगा, टाइम स्टडी होगा, मोशन स्टडी होगा, सब कुछ यूज होगा। इनका फोकस प्रोडक्टिविटी बढ़ाने पर था। तो देखिए, एक तरफ फेयोल कौन है? फेयोल ने मॉडर्न मैनेजमेंट का फादर माना जाता है। मैनेजमेंट एक अलग फंक्शन है, उसके रूल्स होते हैं। 14 प्रिंसिपल बताए थे मैनेजमेंट के फेयोल ने, और टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट दिया था, मतलब काम करने का साइंटिफिक तरीका। ऑप्शन सी की ओर बात करते हैं, बी ही हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी की ओर बात करते हैं। तो ये कह रहा है कि फेयोल ने 6 टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी डेवलप की, F.W. टेलर ने, और फेयोल का फोकस था वर्क फ्लो और लेबर प्रोडक्टिविटी पे। ये गलत है, ये उल्टा हो गया है। फेयोल ने 6 टाइप ऑफ एक्टिविटी बताए थे, राइट, जिसमें से टेक्निकल, कॉमर्शियल, फाइनेंशियल, सिक्योरिटी, अकाउंटिंग और मैनेजरियल था। मैं आपको सो भी कर देता हूँ, ठीक है। तो फेयोल के द्वारा जो था 6 टाइप ऑफ एक्टिविटी बताया गया था। एक्टिविटी कौन कौन से आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 6 टाइप ऑफ एक्टिविटी थे जो कि फेयोल ने बताया था, और टेलर का काम वर्क फ्लो और लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ाने पर था। ऑप्शन डी की बात करें तो कह रहा है कि दोनों ने मिलकर इस बुक को लिखा था। ये गलत है। ये जो प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है ना, ये सिर्फ टेलर ने लिखी थी, वो भी 1911 में, 1911 में। यह सच है कि यह बुक बहुत इंपैक्टफुल थी, पर फेयोल का इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। तो ऑप्शन डी भी गलत है। तो एक बार समराइज
कर ले की फैक्ट को। पहला पॉइंट याद रखिए, फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट किसे कहा जाता है, तो हेनरी फेयोल को कहा जाता है। इनका क्या कंट्रीब्यूशन है, इन्होंने 14 प्रिंसिपल दिए थे और इन्होंने 6 ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज़ के बारे में समझाया था। तो फेयोल के बारे में याद रखिए, फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, 14 प्रिंसिपल, 6 ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी। टेलर के बारे में बात करें, टेलर का मेन है साइंटिफिक मैनेजमेंट। इन्होंने टाइम इमोशन स्टडी की, वर्क फ्लो स्टडी की, प्रोडक्टिविटी स्टडी की। फेयोल को प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट का ऑथर नहीं कहा जाता, ये ध्यान रखिएगा। टेलर का फोकस था एफिशिएंसी पे, फेयोल का फोकस था स्ट्रक्चर और प्रिंसिपल पे। तो बस ये ध्यान रखना है कि टेलर का फोकस कहाँ था, टेलर का फोकस था एफिशिएंसी पे और फेयोल का फोकस किस पे था, स्ट्रक्चर एंड प्रिंसिपल पे। बस ये बात ध्यान रखनी है, इसीलिए ऑप्शन बी जो है सबसे बेस्ट आंसर है। चलिए अगले कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। अगला कंसेप्ट है प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, राइट। तो कौन सा स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट कर रहा है प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट को, विच स्टेटमेंट इज बेस्ट रिफ्लेक्टिंग। तो सबसे पहले ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ये कह रहा है कि प्लानिंग का फोकस है रोल असाइन करना, टास्क को ग्रुप करना, जबकि ऑर्गेनाइजिंग का फोकस है गोल सेट करना और प्रोग्रेस को मॉनिटर करना। ऑप्शन बी कह रहा है कि प्लानिंग इन्वॉल्व सेटिंग गोल्स एंड डिसाइडिंग फर्दर एक्शन, वाइल ऑर्गेनाइजिंग इन्वॉल्व स्ट्रक्चरिंग रिसोर्स एंड डिफाइनिंग अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप। सी कह रहा है कि बोथ प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग आर कंसर्न्ड ओनली विथ असाइनिंग वर्क एंड ensuring रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर। और डी कह रहा है कि ऑर्गेनाइजिंग हेल्प इन मैनेजिंग चेंज एंड रिव्यूइंग परफॉर्मेंस, वाइल प्लानिंग डील्स विद डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी एंड फॉर्मल स्ट्रक्चर। तो ये 4 ऑप्शन है। तो एक बार आपको मैं चारों ऑप्शन को शो कर देता हूँ ताकि आप भी इसका जवाब दे पाएँ। तो प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग में क्या डिफरेंस है, कौन सा स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट कर रहा है। चलिए पहले ऑप्शन ए से स्टार्ट करते हैं। तो ऑप्शन ए को जरा देखिए, क्या कह रहा है कि रोल को असाइन करना, टास्क को ग्रुप करना प्लानिंग में आता है। ये गलत है दोस्तों, उल्टा कर रहा है यहाँ पे। देखिए असाइनिंग रोल और टास्क ग्रुप करना ऑर्गेनाइजिंग का काम होता है, गोल सेट करना, उसे मॉनिटर करना प्लानिंग का कोर पार्ट है। अगर एक क्रिकेट टीम बनानी है तो प्लानिंग में डिसाइड होगा कि कौन कैप्टन होगा, टीम का गोल क्या है, किस टूर्नामेंट के लिए प्रिपेयर करना है। और ऑर्गेनाइजिंग में डिसाइड होगा कि ओपनर कौन होगा, बॉलर कौन होगा, किस प्लेयर को किस पोजीशन पे रखना है। तो ये तो गलत हो गया ना। ऑप्शन बी की बात करें दोस्तों, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। प्लानिंग मतलब क्या होता है कि आप फ्यूचर के लिए तैयार कर रहे हैं, क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, गोल सेट करना, डिसाइड करना कि काम किस तरीके से होगा, यह प्लानिंग का मतलब होता है ना। और ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है कि जो रिसोर्सेज हैं, जैसे लोग हो गए, पैसा हो गया, मटेरियल होगा, उनको प्रॉपर स्ट्रक्चर देना। तो ये तो आपको बी तो वही कह रहा है, पढ़िए ना ध्यान से, वही तो कह रहा है कि जो आपके पास रिसोर्सेज हैं उन्हें स्ट्रक्चर करना, ठीक है। और तो ऑर्गेनाइजिंग का मतलब कि जो रिसोर्सेज हैं उनको प्रॉपर स्ट्रक्चर देना, किस काम के लिए कौन जिम्मेदार होगा यह भी डिसाइड होता है। जैसे मैं एग्जांपल लेके समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि एक स्कूल ओपन करना है, तो प्लानिंग में डिसाइड करेंगे कि किस क्लास तक पढ़ाना है, किस बोर्ड से एफिलिएशन लेना है। और ऑर्गेनाइजिंग में डिसाइड करेंगे कि टीचर कैसे हैं, टीचर कैसे हायर करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बनानी है, किस किस को काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी, ठीक है। तो बी बिल्कुल सही कैप्चर कर रहा है। ऑप्शन सी की बात कर लें तो ऑप्शन सी में देखिए कह रहा है कि ये ऑप्शन काफ़ी लिमिटेड व्यू दे रहा है। देखिए प्लानिंग सिर्फ वर्क असाइन करने तक लिमिटेड नहीं है, उसका मेजर रोल फ्यूचर डिसीजन लेना है, गोल सेट करना होता है। और ऑर्गेनाइजिंग में रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर होता है, बट सिर्फ वही नहीं, उसमें काफ़ी कुछ ऐसे चीज़ होते हैं जैसे कि रिसोर्स का अरेंजमेंट, अथॉरिटी का एलोकेशन एक्सेट्रा। और ऑप्शन डी क्या होता है, ऑप्शन डी भी उल्टा दिया है। ऑप्शन डी की बात कर लें दोस्तों तो यह भी उल्टा दिया है, मैनेजिंग चेंज और परफॉर्मेंस रिव्यू यह प्लानिंग का फंक्शन है ना। और जो नीचे लिख रहा है कि अथॉरिटी, यहाँ पे देखिए डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी और स्ट्रक्चर बना ऑर्गेनाइजिंग का काम है। ऐसे सोचिए कि प्लानिंग का काम है डिसाइड करना कि क्या और कैसे, ऑर्गेनाइजिंग का काम है डिसाइड करना कौन करेगा, किस सिस्टम से करेगा। तो ऑप्शन डी भी क्या है, गलत है। तो इसका सही जवाब क्या है हमारा, ऑप्शन बी सही जवाब है। एक बार क्विकली रिकॉल कर लें की पॉइंट्स को। देखिए सबसे पहले याद रखिए कि प्लानिंग का मतलब होता है गोल सेट करना, फ्यूचर एक्शन डिसाइड करना और चेंज करना। ऑर्गेनाइजिंग का काम होता है रिसोर्सेज को स्ट्रक्चर देना और अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना। प्लानिंग पहले आता है, ऑर्गेनाइजिंग बाद में आता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल से यूज कीजिएगा ना तो कंसेप्ट हमेशा याद रहेगा। इसीलिए दोस्तों मैं आपको एग्जाम्पल प्रोवाइड करता हूँ। मैंने आपको बताया ना क्रिकेट टीम का एग्जाम्पल बताया, उसके बाद मैंने आपको दूसरे क्वेश्चन को समझाने के लिए स्कूल ओपन करना है। तो एग्जाम्पल के थ्रू चीज़ों को समझिए, हमेशा याद रहेगा। चलिए आगे हम लोग अगले सवाल की ओर बात करते हैं। आपसे क्लासिकल या ट्रेडिशनल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट थॉट के बारे में कौन सा कथन सही है ये पूछा गया है। चलिए देखते हैं उसके बाद कौन सा सही है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द क्लासिकल एंड ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट। ऑप्शन ए कह रहा है कि इट एम्फसाइज द एम्प्लॉय एम्पावरमेंट एंड डिसेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग फॉर इनोवेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी। इट फोकस ऑन ह्यूमन मोटिवेशन एंड इनफॉर्मल वर्कप्लेस रिलेशनशिप एज की ड्राइवर ऑफ प्रोडक्टिविटी।
सी कह रहा है इट व्यूज द ऑर्गेनाइजेशन एज अ मशीन, फोकस ऑन टेक्नोलॉजी एंड एफिशिएंसी एंड एज्यूम एम्प्लॉय एज मेयर पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस। और डी कह रहा है कि इट प्रमोट इमोशनल इंटेलिजेंस एंड टीम डायनेमिक ओवर प्रोडक्शन एफिशिएंसी। तो क्लासिकल या ट्रेडिशनल को कौन सही से डिफाइन कर रहा है, ये सवाल है। चलिए तो देखते हैं, ऑप्शन वाइज बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ऑप्शन ए की। ऑप्शन ए में क्या कह रहा है कि इट एम्फसाइज एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। तो देखिए ये तो बिल्कुल मॉडर्न या कंटिजेंट, देखिए आप ना केवल क्लासिकल थ्योरी नहीं समझेंगे, आप बाकी थ्योरी को भी समझ लेंगे। तो जो ऑप्शन ए कर रहा है ना, वो क्या है, हमारा मॉडर्न या कंटिजेंसी स्कूल की बात हो रही है, राइट। तो यह कह रहा है कि डिसीजन मेकिंग बॉटम से भी हो सकता है और हर एम्प्लॉय को एम्पावर किया जाता है, ठीक है। तो डिसीजन में लिखा है कि डिसेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग फॉर इनोवेशन। तो जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर स्टार्टअप है या आईटी कंपनी है, इसमें लोगों को क्रिएटिव फ्रीडम मिलता है, हर एम्प्लॉय अपने आइडिया दे सकते हैं। तो ये किसका फ्यूचर है बताइए, क्लासिकल का फ्यूचर है? नहीं, ये क्लासिकल का फ्यूचर नहीं है, ये मॉडर्न या कंटिजेंसी थ्योरी का फ्यूचर है। ऑप्शन बी की बात कर लें, इट फोकस ऑन ह्यूमन मोटिवेशन एंड इनफॉर्मल वर्क प्लेस रिलेशनशिप। अब देखिए ये कौन सा स्कूल है, ये अलग ही स्कूल है, यह ह्यूमन रिलेशन स्कूल का व्यू पॉइंट है, जिसको एल्टन मायो है ना, एल्टन मायो का आपने नाम सुना होगा। और इनका एक एक्सपेरिमेंट था जिसका नाम था हॉथर्न एक्सपेरिमेंट, राइट। तो एल्टन मायो का जो हॉथर्न एक्सपेरिमेंट था उसमें ह्यूमन रिलेशन स्कूल का व्यू पॉइंट दिया गया है। जैसे मान लीजिए एक कंपनी सिर्फ टारगेट से ज़्यादा अपने एम्प्लॉय से के दुख सुख, ग्रुप बॉन्डिंग, मोटिवेशन पे ध्यान दे रही है, तो वो ह्यूमन रिलेशन थ्योरी फॉलो कर रही है। लेकिन क्लासिकल थ्योरी तो यह कहता है ना कि बस काम करो, इमोशन सेकेंडरी बात है, और ये तो उल्टा कह रहा है। तो ऑप्शन बी जो है ह्यूमन रिलेशन थ्योरी है। तो देखिए अभी आपने दोनों ऑप्शन में दो कंसेप्ट सीखा ना, पहला ऑप्शन का किसको एम्फसाइज कर रहा है, पहला ऑप्शन एम्फसाइज कर रहा है मॉडर्न या कंटिजेंसी स्कूल थ्योरी को, और सेकंड ऑप्शन किस पे जोर डाल रहा है, वो है हमारा ह्यूमन रिलेशन स्कूल थ्योरी को। तो ऑप्शन बी भी गलत है। अब जरा ऑप्शन सी की बात कर लें। ऑप्शन सी कर रहा है व्यू द ऑर्गेनाइजेशन एज अ मशीन, बिल्कुल सही बात है, यही सही आंसर है। क्लासिकल थ्योरी को मान लीजिए कि एक फैक्ट्री माइंडसेट जैसा, जहाँ सब कुछ मशीन की तरह चलता है, इनका फोकस होता है प्रोडक्शन, स्पीड, काम कैसे एफिशिएंटली हो। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर एक कार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में हर वर्कर एक फिक्स्ड काम करता है, कोई सिर्फ टायर लगाता है, कोई सिर्फ इंजन फिट करता है। मैनेजर का फोकस होता है कि सब फास्टेस्ट और सही तरीके से हो, लोगों के इमोशन या आइडियाज़ पे ध्यान नहीं दिया जाता। तो क्लासिकल थ्योरी के हिसाब से एम्प्लॉय सिर्फ एक पार्ट है सिस्टम का, जैसे मशीन का एक गियर होता है, बस उसी तरह। और यही हमारा सही जवाब है। ऑप्शन डी कह रहा है कि इट प्रमोट इमोशनल इंटेलिजेंस। तो यह तो मॉडर्न बिहेवियरल साइंस और लीडरशिप थ्योरी का व्यू पॉइंट है। तो देखिए चौथा थ्योरी भी है, क्या नाम है, लीडरशिप थ्योरी या मॉडर्न बिहेवियर साइंस। तो इसमें क्या है, ईक्यू क्या होता है, इमोशनल कोटेंट, इमोशनल इंटेलिजेंस। तो इसमें इमोशनल इंटेलिजेंस और टीम बॉन्डिंग, इस पर फोकस होता है। तो आज के ज़माने के जो लीडर्स हैं वो लोगों के इमोशन समझकर उन्हें मोटिवेट करते हैं, यह क्लासिकल स्कूल में नहीं होता है, राइट। तो ये ध्यान रखना है। तो ऑप्शन डी भी क्या है, गलत है। तो इसका सही जवाब क्या है, हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है, राइट। चलिए तो एक बार क्विकली रिकॉल कर लें, तो याद रखने के लिए एक बार फाइनल रिकॉल कर लेते हैं। तो देखिए क्लासिकल थ्योरी को सिंपल सा एक लाइन में याद रखिए कि मशीन माइंडसेट है, इनका फोकस है प्रोडक्शन पे, एफिशिएंसी पे, टेक्नोलॉजी यूज पे। एम्प्लॉय को बोला जाता है प्रोडक्शन प्रोसेस के पार्ट हैं, इंडिविजुअलिटी मैटर नहीं करती। ये सेंट्रलाइज कंट्रोल पे बेस्ड है, अकाउंटिंग मॉडल और काम का डिवीजन होता है। एक नाम आप सुनेंगे, हैरोल्ड कुंज, ठीक है। इनके हिसाब से इन सब थ्योरी को बोला गया मैनेजमेंट थ्योरी जंगल। पूछा जा सकता है कि मैनेजमेंट थ्योरी जंगल किसने कहा है, तो याद रखिएगा हैरोल्ड कुंज। देखिए बुक में दिया हुआ है तो कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना, आपको हमेशा अपने आप को तैयार रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यदि आपको इस तरह के पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का सेट हो, तो आप दोस्तों हमारे कैप्सूल कोर्स से जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में कैप्सूल कोर्स का लिंक आपको अवेलेबल है। और दोस्तों यदि चीज़ें समझ में आ रही हों, आपको चीज़ें क्लियर हो रही हों, तो एक लाइक तो जरूर कीजिएगा, ताकि मैं और भी इस तरह के कंटेंट आपके सामने प्रस्तुत कर सकूँ। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, और अगले सवाल हम समझेंगे न्यू क्लासिकल और बिहेवियरल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट थॉट के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली हाईलाइट द कोर प्रिंसिपल ऑफ न्यू क्लासिकल। अभी हमने क्लासिकल की बात की थी, अब ये न्यू क्लासिकल है, न्यू क्लासिकल या बिहेवियरल स्कूल। चलिए ऑप्शन की बात करते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि इट फोकस सोलली ऑन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड सेंट्रलाइज सिस्टम टू बूस्ट प्रोडक्टिविटी। ऑप्शन बी कह रहा है कि इट एम्फसाइज एम्प्लॉय मोटिवेशन, टीम डायनेमिक एंड द रोल ऑफ बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऑप्शन सी कह रहा है कि इट व्यूज वर्कर मेयरली एज अ पार्ट ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम, एज्यूमिंग यूनिफॉर्म मोटिवेशन अक्रॉस ऑल इंडिविजुअल। और ऑप्शन डी कह रहा है इट डिसरिगार्ड फिजियोलॉजिकल फैक्टर एंड कम्युनिकेशन, फोकसिंग ओनली ऑन एरर एंड टास्क एलोकेशन। तो ये चार ऑप्शन है।
अब बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है। पहले ऑप्शन ए से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ऑप्शन ए आपको क्या लगता है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, सेंट्रलाइज सिस्टम, ये तो हमारा प्योर क्लासिकल थ्योरी की बात हो गई ना। क्लासिकल थ्योरी अभी हमने ऊपर डिस्कस की थी, वहाँ पे सिर्फ मशीन स्पीड, सेंट्रल कमांड, प्रोडक्शन आउटपुट, राइट, इन्हीं पे फोकस होता है ना कि एम्प्लॉय की नीड्स पे फोकस होता है। जैसे मैं एग्जांपल लेके आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि एक फैक्ट्री है, एक फैक्ट्री जहाँ पे सब कुछ जो है कंट्रोल करता है, राइट, एक फैक्ट्री जहाँ सब कुछ कंट्रोल करता है और एम्प्लॉय के से सिर्फ आउटपुट एक्सपेक्ट किया जाता है। तो ये तो न्यू क्लासिकल थ्योरी नहीं है, ये तो क्लासिकल मॉडल है। तो ऑप्शन ए तो क्लासिकल मॉडल पे फोकस कर रहा है। चलिए एक बार आपका रिवीजन भी तो हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन, अगले ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। क्या लगता है ऑप्शन बी सही है? ऑप्शन बी को जरा पढ़िए क्या कह रहा है। ऑप्शन बी कह रहा है कि इट एम्फेसाइज एम्प्लॉय मोटिवेशन। बिल्कुल सही बात है। न्यू क्लासिकल या बिहेवियरल साइंस ने कहा कि एम्प्लॉय सिर्फ एक मशीन का पार्ट नहीं है, बल्कि एक सोचने समझने वाला इंसान है जिसके पास अपनी नीड्स, अपनी फीलिंग और मोटिवेशन होती है। अगर एक मैनेजर सिर्फ काम नहीं बल्कि एम्प्लॉय की फैमिली प्रॉब्लम, ऑफिस इन्वायरमेंट, टीम बॉन्डिंग पे भी ध्यान देता है तो वो बिहेवियरल स्कूल को फॉलो कर रहा है। तो ये जो थ्योरी है ना, न्यू क्लासिकल थ्योरी, वो कहता है कि लोग अलग अलग चीज़ों से मोटिवेट होते हैं। कम्युनिकेशन और टीम वर्क बहुत ज़रूरी है। ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ फॉर्मल रूल ही नहीं बल्कि इनफॉर्मल ग्रुप भी काम करते हैं। यही कहता है न्यू क्लासिकल थ्योरी। चलिए तो ये आपने न्यू क्लासिकल थ्योरी देख लिया। अब हमने ऑप्शन बी इसका क्या है, सही जवाब है, राइट। ऑप्शन सी की बात कर लेते हैं। इट व्यूज वर्कर एज मेयरली अ पार्ट ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम एज्यूमिंग यूनिफॉर्म मोटिवेशन। ये भी तो क्लासिकल थ्योरी की बात हो रही है, ठीक है। और ऑप्शन डी की बात करें, इट डिसरिगार्ड फिजियोलॉजिकल फैक्टर एंड कम्युनिकेशन फोकसिंग ओनली ऑन एरर एंड टास्क एलोकेशन। ये तो टोटली उल्टा है। न्यू क्लासिकल थ्योरी ने तो कम्युनिकेशन को मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंट पार्ट बताया है। अगर एक बॉस रेगुलरली अपनी टीम के साथ ओपन कम्युनिकेशन करता है, उनकी मेंटल हेल्थ, उनकी सेटिस्फैक्शन को समझने की कोशिश करता है, तो यही तो बिहेवियरल अप्रोच है, ठीक है। तो बिहेवियरल अप्रोच आप बोलेंगे तो याद रहेगा आपको। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं। देखिए न्यू क्लासिकल या जो बिहेवियरल स्कूल थ्योरी है उसका फोकस है ह्यूमन पे। ये मोटिवेशन, टीम वर्क, कम्युनिकेशन इसको रिकॉग्नाइज करता है। मानती है कि हर एम्प्लॉय अलग तरीके से काम करता है। कंसीडर करता है फॉर्मल और इनफॉर्मल स्ट्रक्चर दोनों के कॉम्बिनेशन को। और इसने बहुत सारी थ्योरी से इंस्पायरेशन ली है, जैसे कि मास्लो नीड हायरार्की। सॉरी, इस थ्योरी से बहुत सारी थ्योरी बनी है ना। फाउंडेशन बनता है इन सब थ्योरी का। मास्लो नीड्स, मैकग्रेगर थ्योरी, हर्ट्जबर्ग थ्योरी। तो पूछा जाएगा, मान लीजिए कि ये सब बताइए, ये सब थ्योरी का फाउंडेशन कौन सा थ्योरी है, तो आप बोलेंगे न्यू क्लासिकल या बिहेवियरल साइंस। तो ये बेस्ट तरीका है दोस्तों पढ़ने का, क्वेश्चन से समझना। चलिए यही मैं कहता हूँ कि लास्ट मोमेंट पे हमें क्वेश्चन से ही समझना होता है और ये बेस्ट तरीका है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई के बारे में सही तरीके से डिस्टिंग्यूश करता है, ये ऑप्शन कह रहा है। तो आइए ऑप्शन ए की बात करते हैं। ऑप्शन ए में कह रहा है कि थ्योरी एक्स एज्यूम पीपल आर नेचुरली मोटिवेटेड एंड क्रिएटिव वाइल थ्योरी वाई सीज देम एज लेजी एंड रेसिस्टेंट टू चेंज। बी कह रहा है कि थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई बोथ एज्यूम दैट पीपल डिसलाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिक्वायर स्ट्रिक्ट सुपरविजन। सी कह रहा है कि थ्योरी एक्स एज्यूम पीपल आर लेजी, अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी, रेसिस्ट चेंज, whereas theory Y assume people enjoy work, are self-motivated and capable of creativity if properly encouraged। और D कह रहा है कि theory X promote a flexible and supportive work environment while theory Y enforce rigid structure and punishment to boost performance। अब बताइए दोस्तों, X और Y दोनों की बात हो रही है। पहले ऑप्शन ए की बात करते हैं। तो ऑप्शन ए ना ट्रेड्स उल्टा हो गए यहाँ पे, ठीक है। थ्योरी एक्स को थ्योरी वाई बना दिया है, इसीलिए ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन बी की बात कर लें तो दोनों थ्योरी को सेम बता दिया, ये भी गलत है। ऑप्शन सी की बात कर लें तो ऑप्शन सी देखिए क्या कहता है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। थ्योरी एक्स यही कहता है कि लोग काम से बचना चाहते हैं, राइट, जिम्मेदारी से डरते हैं, उनको स्ट्रिक्ट कंट्रोल चाहिए होता है। और थ्योरी वाई यही कहता है कि लोग नेचुरली काम एंजॉय करते हैं, खुद मोटिवेट होते हैं, क्रिएटिविटी दिखाते हैं अगर उन्हें सपोर्ट मिले तो। मैं एग्जांपल लेके समझाता हूँ। अगर एक मैनेजर हर टाइम एम्प्लॉय पे नज़र रखता है तो थ्योरी एक्स हो गया, और अगर मैनेजर ट्रस्ट करता है, फ्रीडम देता है, तो थ्योरी वाई हो गया। यही तो है हर्ट्जबर्ग का थ्योरी, राइट। तो थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई। तो एक बार क्विकली समराइज कर लेते हैं, एक्स और वाई क्या कहता है। तो एक्स कहता है कि कंट्रोल प्लस निगेटिविटी, और वाई कहता है मोटिवेशन प्लस ट्रस्ट। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं इसको। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या है, सही है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द क्वांटिटेटिव स्कूल ऑफ मैनेजमेंट थ्योरी। बताइए क्वांटिटेटिव या मैनेजमेंट साइंस भी बोल सकते हैं इसको, इसके बारे में कौन सा कथन सही है, ये सवाल है। चलिए ऑप्शन वाइज बात करते हैं। ऑप्शन ए की बात करें, इट फोकस ऑन ह्यूमन मोटिवेशन एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर टू सॉल्व मैनेजरियल प्रॉब्लम। ऑप्शन बी कह रहा है
It uses mathematical model, data analysis, statistical technique to study management as a science. C कह रहा है it rely mainly on centralized control and mechanical structure, viewing worker as a tool. And D कह रहा है it emphasizes on the importance of teamwork, communication, employee satisfaction इन इम्प्रूविंग द प्रोडक्टिविटी। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको क्वांटिटेटिव स्कूल मैनेजमेंट थ्योरी के बारे में। आइए देखते हैं। पहले हम लोग ऑप्शन ए से स्टार्ट करते हैं। तो ऑप्शन ए देखिए क्या लग रहा है, ह्यूमन मोटिवेशन है, उसके बाद इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है। तो ये तो साफ साफ बिहेवियरल साइंस है ना। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था न्यू क्लासिकल थ्योरी, जिसमें मोटिवेशन और इनफॉर्मल ग्रुप पे फोकस होता है। हाँ, बी बिल्कुल सही है, ठीक है। यह मैनेजमेंट को एक साइंस की तरह देखता है, जिसमें कुछ टूल्स के नाम दिए गए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं मैथ मॉडल है, डेटा एनालिसिस है, स्टैटिस्टिक्स है, लॉजिकल डिसीजन मेकिंग है। जैसे एक मैनेजर डिसाइड कर रहा है कि इन्वेंट्री कब ऑर्डर करें, वो EOQ का फॉर्मूला लगाएगा, यही होता है क्वान्टिटेटिव। नाम से लिखा है क्वान्टिटेटिव, समझे। अच्छा, सी को देख लीजिए। सी तो साफ साफ क्लासिकल थ्योरी कह रहा है, जहाँ वर्कर को मशीन का पार्ट समझा जाता है। और डी को बात करें तो यहाँ टीम वर्क, कम्युनिकेशन, तो ये तो बिहेवियरल थ्योरी है, न्यू क्लासिकल थ्योरी है। तो दोस्तों एक बार क्विकली समराइज कर लें। देखिए, क्वांटिटेटिव स्कूल तो मैनेजमेंट जब भी आएगा ना, तो वहाँ पे नंबर आएगा, वहाँ पे साइंस आएगा, वहाँ पे लॉजिकल डिसीजन मेकिंग आएगा, राइट। तो इसमें टूल्स यूज होंगे, मॉडल्स, MIS, ऑपरेशन रिसर्च। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर बी। चलिए, TQM के बारे में एक सवाल है कि कौन सा कथन जो है TQM के प्रिंसिपल से कंसिस्टेंट नहीं है, राइट, ये सवाल है। तो ऑप्शन की बात करते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि TQM इनकरेज हाई एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट, राइट, टू प्रिवेंट क्वालिटी इशू बिफोर दे ऑकर। बी कह रहा है कि TQM बिलीव्स क्वालिटी शुड बी इन्फोर्स्ड through a strict inspection at every stage of production. C कह रहा है TQM emphasize continuous monitoring and improvement in all area of the organization. और D कह रहा है कि TQM support standardization and benchmarking against competitor to enhance performance। बताइए कौन सा कंसिस्टेंट नहीं है। तो आइए ऑप्शन वाइज बात करते हैं। तो ऑप्शन ए की बात कर लें तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। TQM यानी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का मानना है कि एम्प्लॉय को शुरू से इन्वॉल्व रखो, ताकि क्वालिटी प्रॉब्लम आने से पहले ही रोका जा सके। जैसे एक कंपनी में सब वर्कर अपने काम की क्वालिटी पे ध्यान देते हैं, मैनेजर को हर बार इंस्पेक्ट करना नहीं पड़ता, ठीक है। तो आपको एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट काफ़ी हाई होना चाहिए, TQM यही कहता है। बी की बात करें तो बी गलत है। TQM कहता है कि क्वालिटी इंस्पेक्शन के भरोसे में मत रहो, है ना, क्योंकि क्वालिटी प्रोसेस के अंदर होनी चाहिए, ना कि बाद में पकड़ने वाली चीज़ है। तो अगर हर चीज़ को सिर्फ एंड में ही चेक कीजिएगा तो प्रॉब्लम तो आपको लेट से मिलेगा ना, पर अगर हर स्टेप में क्वालिटी सेट हो तो एरर बनता ही नहीं है। स्टेप में ही क्वालिटी सेट कीजिए, ठीक है। अच्छा, नॉट कंसिस्टेंट कर रहा है, तो ए तो सही है, बी गलत है। सी की बात कर लें तो सी में कह रहा है कि TQM में कंटिन्यूस मॉनिटरिंग, हाँ बिल्कुल सही बात है, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग होगा, हर एरिया में इंप्रूवमेंट जरूरी है, चाहे वो प्रोडक्शन हो, HR हो, मार्केटिंग हो। और डी की बात करें तो TQM बेंचमार्किंग को प्रमोट करता है, मतलब बेस्ट कंपनी से कंपेयर करके अपने स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करो, बिल्कुल सही बात है। तो देखिए कौन सा कंसिस्टेंट नहीं है ये पूछा गया है, तो कंसिस्टेंट नहीं है कौन सा है? बी नंबर कंसिस्टेंट नहीं है। तो देखिए TQM में आपसे रहेगा क्या सब आता है TQM में, तो सुनिए, सबसे पहले एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट आएगा, बिल्कुल आएगा। स्ट्रिक्ट इंस्पेक्शन से क्वालिटी इंश्योर होगा, बिल्कुल नहीं होगा। कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट होगा, बिल्कुल होगा। बेंचमार्क किया जाएगा कॉम्पिटिटर से, बिल्कुल होगा। तो ये सब याद रखिए TQM में क्या आता है क्या नहीं आता है। चलिए उसके बाद दोस्तों बाकी तो आप यहाँ पे देख ही सकते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया वही चीज़ का यहाँ पे समरी टेबल है। तो इस PDF में आपको केवल क्वेश्चन आंसर ही नहीं मिलता है, लास्ट में समरी टेबल भी मिलता है। इसके माध्यम से चीज़ों को आप अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपसे पूछा गया है कि जो हमारा लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन का प्रिंसिपल है, जो कि पीटर सेंगे ने दिया, कौन सा स्टेटमेंट जो है बेस्ट रिफ्लेक्ट कर रहा है इसके कोर प्रिंसिपल को? विच स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द कोर प्रिंसिपल ऑफ अ लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन एज डिफाइंड बाय द पीटर सेंगे? ऑप्शन ए कह रहा है कि अ लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन प्राइमरली फोकस ऑन हायरार्किकल लीडरशिप एंड स्ट्रिक्ट कॉम्प्लायंस विद टॉप डाउन स्ट्रक्चर। बी कह रहा है कि अ लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन वैल्यू एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन इन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड इनकरेजेस शेयर्ड विजन एंड सिस्टम थिंकिंग। सी कह रहा है एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी आर द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ अ लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन इवन एट द कॉस्ट ऑफ एडेप्टेबिलिटी। और डी कह रहा है कि अ लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन अवॉइड रिस्क टेकिंग एंड डिस्करेजेस रिफ्लेक्टिव थिंकिंग अमॉन्ग एम्प्लॉय। चलिए ऑप्शन वाइज बात करते हैं। पहले ऑप्शन ए से स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन ए को थोड़ा पढ़ेंगे ना, अब तो ट्रेडिशनल स्टाइल है। तो बताइए दोस्तों, लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन का कोर प्रिंसिपल कौन सा स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट कर रहा है? तो ऑप्शन ए देखिए क्या कर रहा है, हायरार्किकल लीडरशिप एंड टॉप डाउन स्ट्रक्चर। अब ये इसको देखिए तो ये ट्रेडिशनल स्टाइल है, बॉस बताए और सब फॉलो करें। लेकिन जो हमारा लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन है इसमें सबको वॉइस मिलती है, हायरार्की कम है और कोलैबोरेशन ज़्यादा होता है। जैसे एक IT कंपनी है, इसमें क्या है, मैनेजर सबसे लास्ट डिसीजन लेता है, लेकिन लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में
एक जूनियर से सीनियर तक सबका इनपुट लिया जाता है। तो कंक्लूजन क्या है, ये ऑप्शन गलत है क्योंकि ये ओल्ड स्कूल मॉडल को दिखाता है। ऑप्शन बी में क्या कर रहा है, एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, शेयर्ड विजन, सिस्टम थिंकिंग, बिल्कुल सही बात है। लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में हर एम्प्लॉय प्रॉब्लम सॉल्व करने में इन्वॉल्व होता है और सब लोग मिलकर एक कॉमन विजन के लिए काम करते हैं। जैसे अगर एक डिलीवरी टीम और प्रोडक्शन टीम अपने प्रॉब्लम और आइडियाज़ ओपनली शेयर करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन फास्ट अडेप्ट करती है। और यही है पीटर सेंगे का कोर आइडिया, लर्निंग, पार्टिसिपेशन, विजन, थिंकिंग लाइक अ सिस्टम। ऑप्शन सी का रहा है ओनली एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी, यह फैक्टर स्टाइल थिंकिंग है, काम निकालो, रिजल्ट लाओ और बस। ठीक है, रिजल्ट लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में अडेप्टिबिलिटी और क्रिएटिविटी पे फोकस होता है, सिर्फ आउटपुट पे नहीं। अगर एक कंपनी सिर्फ ज़्यादा प्रॉफिट बनाने के लिए काम करे बिना नए आइडियाज़ के तो वो लॉन्ग टर्म में फेल हो सकती है। तो ये भी गलत है। ऑप्शन डी की बात करें तो कह रहा है कि अवॉइड रिस्क टेकिंग एंड रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। अब ये तो साफ गलत है क्योंकि लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में तो ये दोनों चीज़ें प्रमोट होती हैं। रिफ्लेक्शन का मतलब है कि अपने काम को सोचना, इम्प्रूव करना। रिस्क टेकिंग मतलब कि नए तरीके ट्राई करना। अगर एक एम्प्लॉय नई मार्केटिंग स्ट्रेटजी सजेस्ट करता है और कंपनी उसे ट्राई करती है तो यही तो है लर्निंग। तो ये बिल्कुल अपोजिट कर रहा है। तो देखिए, मैं आपको पीटर सिंगे का जो 5 की कंसेप्ट है वो मैं समझा देता हूँ। पहला इन्होंने कहा कि पर्सनल मास्टरी करो, हर इंसान अपने आप को इम्प्रूव करता है। दूसरा इन्होंने कहा शेयर्ड विजन। रिकैप कीजिए दोस्तों, शेयर्ड विजन का मतलब कि सबका एक कॉमन गोल हो। मेंटल मॉडल यानी अपने सोच के पुराने तरीके चैलेंज करो। टीम लर्निंग यानी ग्रुप में मिलके सीखना। सिस्टम थिंकिंग, हर चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड है, बिगर पिक्चर को समझो। ठीक है, तो एक बार क्विकली रिकैप कीजिएगा। देखिए, रिकैप टेबल भी आपके सामने है। क्या कहता है कि सिर्फ टॉप डाउन कमांड नहीं है क्योंकि कोलैबोरेशन यहाँ पे मिसिंग है। पार्टिसिपेशन होगा, शेयर्ड विजन होगा, सिस्टम भी होगा, बिल्कुल सही है। यही तो पीटर और बने। सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर करेक्टली मैचेस द बिजनेस मॉडल विथ इट की फीचर और एग्जाम्पल एज डिस्क्राइब इन द मॉडर्न बिजनेस प्रैक्टिस। तो एक तरफ है हमारा बिजनेस मॉडल और उसका है की फीचर। ऑप्शन ए का रहा है प्रॉफिट मॉडल, हाई प्राइस प्रोडक्ट्स इनिशियली। ठीक है, दूसरा का रहा है एफिशिएंसी मॉडल, मैच्योर मार्केट विथ लो कॉस्ट प्रोडक्ट। ऑप्शन सी का रहा है ब्लॉकबस्टर मॉडल, एसेंशियल गुड्स, नो प्रॉफिट नो लॉस। और ऑप्शन डी का रहा है टाइम मॉडल, इट डिपेंड्स ऑन एडवर्टीजमेंट रिवेन्यू। अब बताइए दोस्तों कौन सा करेक्टली मैच कर रहा है। पहले ऑप्शन ए से स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन ए जो कर रहा है कि हाई प्राइस प्रोडक्ट इनिशियली, ये गलत है। प्रॉफिट मल्टीप्लायर मॉडल में कंपनी सिनर्जी क्रिएट करती है। सिनर्जी का मतलब कि कुछ प्रोडक्ट डायरेक्टली प्रॉफिट नहीं देते पर वो दूसरे प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं जिससे ओवरऑल प्रॉफिट बढ़ता है। जैसे डिज्नी जो कार्टून से अपने थीम पार्क और मर्चेंडाइज को प्रमोट करता है। तो डिज्नी का जो मिकी माउस कार्टून है ना, उससे मर्चेंडाइज और थीम पार्क का बिजनेस है ना, तो ये प्रॉफिट मल्टीप्लायर मॉडल है। तो हाई प्राइस पर प्रोडक्ट बेचना इसका पार्ट नहीं है। ठीक है, तो ये जो हाई प्राइस प्रोडक्ट लिखा है ना वो गलत है। प्रॉफिट मल्टीप्लायर मॉडल में हाई प्राइस पे प्रोडक्ट बेचना इसका पार्ट नहीं है, राइट। इसमें कंपनी क्या करती है, सिनर्जी क्रिएट करती है। कुछ प्रोडक्ट डायरेक्टली प्रॉफिट नहीं देते पर वह दूसरे प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं जिससे ओवरऑल प्रोडक्टिव प्रॉफिट आपका बढ़ता है। बी की बात करें तो एफिशिएंसी मॉडल है। एफिशिएंसी मॉडल बिल्कुल सही है। एफिशिएंसी मॉडल में कंपनी जो है मैच्योर मार्केट में इंटर करती है जब कंपटीशन टफ होता है। ठीक है, तो कंपनी क्या करती है, मैच्योर मार्केट में इंटर करेगी, यही सही है। ठीक है, जब कंपटीशन टफ होता है फिर वो स्टैंडर्डाइज और लो कॉस्ट प्रोडक्ट लाती है जिससे सब इजीली अफोर्ड कर सकें। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप वालमार्ट को ले लीजिए, डेल को ले लीजिए, साउथ वेस्ट एयरलाइन को ले लीजिए। ये लो कॉस्ट पे मास मार्केट में अपनी जगह बनाते हैं, इसीलिए यह करेक्ट है। सी का रहा है ब्लॉकबस्टर, एसेंशियल गुड्स, नो प्रॉफिट एंड लॉस। यह गलत है। ब्लॉकबस्टर मॉडल में कंपनी कुछ ब्लॉकबस्टर हिट पे रिलाई करते हैं जो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देते हैं। यह मॉडल ज़्यादातर फार्मा और फिल्म इंडस्ट्री में होता है जहाँ पैटेंट प्रोडक्शन होता है। तो फार्मा कंपनी अपने एक या दो ब्लॉकबस्टर ड्रग से रेवेन्यू बनाती है, तो नो प्रॉफिट नो लॉस सेल इसका पार्ट नहीं है। फिर डी का रहा है टाइम मॉडल, डिपेंड्स ऑन एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू। यह भी गलत है। टाइम मॉडल में कंपनी जल्दी मार्केट में आने की कोशिश करती है, मतलब फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेना चाहती है। लेकिन एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू से पैसा कमाना एक अलग मॉडल है जिसको हम लोग एडवर्टीजमेंट मॉडल कहते हैं। जैसे गूगल है, यूट्यूब एडवर्टीजमेंट है, ये सब एडवर्टीजमेंट मॉडल पे काम करते हैं, टाइम मॉडल पे काम नहीं करते। टाइम मॉडल का मतलब है स्पीड, इनोवेशन होता है, एड रेवेन्यू नहीं। तो देखिए एक बार समराइज कर लेते हैं फैक्ट को। आपके लिए क्विक रिवीजन टेबल मैं लेकर आया हूँ, ये देखिए यहाँ पे समझिए। देखिए एक होता है प्रॉफिट मल्टीप्लायर मॉडल। ठीक है, तो प्रॉफिट मल्टीप्लायर मॉडल याद रखिएगा, इसका फोकस होता है क्या, सिनर्जी बिटवीन प्रोडक्ट, जैसे डिज्नी है। फिर हमारा आता है एफिशिएंसी मॉडल। तो एफिशिएंसी मॉडल का फोकस क्या होता है कि लो कॉस्ट हो मैच्योर मार्केट में, जैसे वालमार्ट, डेल, साउथ वेस्ट। फिर आता है ब्लॉकबस्टर मॉडल। ब्लॉकबस्टर मॉडल बोलता है कि हाई प्रॉफिट फ्रॉम फ्यू हिट, जैसे फार्मा और फिल्म इंडस्ट्री है। और टाइम बाउंड मॉडल जो है फर्स्ट मूवर एडवांटेज होता है, राइट। इसमें कोई एडवर्टीजमेंट का रोल नहीं है, वो अलग से मॉडल है एडवर्टीजमेंट मॉडल, याद रहेगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ें।
अब देखिए ग्लोबलाइजेशन पे एक बहुत अच्छा सवाल है आपके सामने पूछा। फ्रेंड्स क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैचेस द टाइप ऑफ स्ट्रेटजी विथ ए डिस्क्रिप्शन एंड एग्जाम्पल। तो आइए देखते हैं ऑप्शन कौन कौन सा सही है। तो स्ट्रेटजी का मतलब होता है कंपनी के फ्यूचर के लिए प्लान बनाना, कि कंपनी कैसे आगे बढ़ेगी, कहाँ इन्वेस्ट करेगी, कंपटीशन से कैसे निपटेगी। तो ये इस क्वेश्चन में आप समझ जाएंगे सब कुछ। तो देखिए स्ट्रेटजी की बात हो रही है। पहला ऑप्शन कह रहा है कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी, का मतलब है मैक्सिमाइजिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ फंक्शन, R&D इनोवेशन। ऑप्शन बी कह रहा है बिजनेस स्ट्रेटजी, इसमें दिखा हुआ है कि ओवरऑल कंपनी डायरेक्शन, जैसे TCS जो है मार्जिनल बिजनेस बेच रहा है। फंक्शनल स्ट्रेटजी में कह रहा है कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इन द मार्केट, जैसे इंटेल माइक्रोसॉफ्ट पार्टनरशिप है। और फिर कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी में कह रहा है कि ओवरऑल डायरेक्शन एंड ग्रोथ एंड रिटायरमेंट प्लान, जैसे TCS जो है नॉन कोर बिजनेस बेच रहा है। अब बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन करेक्टली मैच कर रहा है स्ट्रेटजी को टाइप से। तो ऑप्शन ये गलत है, क्योंकि यह डिस्क्रिप्शन एक्चुअली फंक्शनल स्ट्रेटजी के लिए सही है, जिसमें डिपार्टमेंट अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं। जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, वो नया प्रोडक्ट बनाने पे काम कर रहा हो। जैसे मान लीजिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, वो नए प्रोडक्ट पे काम करता है ताकि कंपनी कॉम्पिटिटिव बने, समझे। तो इसका कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। बी की बात करें, बी कर रहा है बिजनेस स्ट्रेटजी, तो यह भी गलत है। ओवरऑल कंपनी का डायरेक्शन डिसाइड करना, जैसे ग्रोथ क्या है, रिटेंचमेंट है, तो वो हमारा कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी होता है। अभी मैंने बताया आपको। बिजनेस स्ट्रेटजी थोड़ा सा अलग है, वो इंडस्ट्री लेवल पे कम्पीट करने का प्लान होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर TCS है, TCS ने अपना कंसल्टिंग बिजनेस ग्रो किया, मार्जिनल बिजनेस बेच देना, राइट। TCS का कंसल्टिंग बिजनेस ग्रो करना, मार्जिनल बिजनेस बेच देना, तो यह कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी है, बिजनेस स्ट्रेटजी नहीं है। फिर सी को देखिए, कह रहा है फंक्शनल स्ट्रेटजी इज इक्वल टू कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इन द मार्केट, राइट। तो जैसे इंटेल माइक्रोसॉफ्ट का पार्टनरशिप है, तो यह भी गलत है। इंटेल और माइक्रोसॉफ्ट का जो एलियंस मार्केट है, एलियंस मार्केट में कम्पीट करने के लिए बिजनेस स्ट्रेटजी है, क्योंकि यह स्पेसिफिक इंडस्ट्री सेगमेंट में एडवांटेज लेने की बात हो रही है। तो जैसे बिजनेस स्ट्रेटजी का फोकस यही होता है कि मार्केट में अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग करने पर, ना कि सिर्फ एक डिपार्टमेंट को बेहतर बनाने पर। जैसे यहाँ क्या लिखा है, इंटेल AMD के साथ पार्टनरशिप, इंटेल माइक्रोसॉफ्ट के साथ पार्टनरशिप कर रहा है, ठीक है। तो ये गलत है। तो फिर ऑप्शन डी को पढ़िए, कह रहा है कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी में कह रहा है कि ओवरऑल डायरेक्शन एंड ग्रोथ रिटायरमेंट प्लान, बिल्कुल सही बात। कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी कंपनी का ओवरऑल प्लान होता है, जैसे डिसाइड करना कि कंपनी बढ़ेगी, अपना फोकस बदलेगी या कुछ बिजनेस बेचेगी। तो TCS ने अपना मार्जिनल सॉफ्टवेयर बिजनेस बेचा और कंसल्टिंग पे फोकस किया, तो यह क्लियर एग्जांपल है कॉर्पोरेट का। तो एक बार समराइज कर लेते हैं की फैक्ट को जो हमने इस क्वेश्चन से सीखा। देखिए इस टेबल में आपको क्लियरली मिल जाएगा। देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रेटजी में यदि कॉर्पोरेट है, कॉर्पोरेट का फोकस होता है कि ओवरऑल कंपनी का डायरेक्शन देना। जैसे TCS जो है नॉन कोर बिजनेस बेच रही है, बिल्कुल सही बात है। बिजनेस स्ट्रेटजी का मतलब कि हम स्पेसिफिक मार्केट सेगमेंट में कम्पीट करें। तो ये जो इंटेल माइक्रोसॉफ्ट वाला एग्जाम्पल दिया है ना, ये बिजनेस स्ट्रेटजी का पार्ट है, किसी स्पेसिफिक मार्केट सेगमेंट में हम कम्पीट करें। और फंक्शनल का मतलब होता है कि अपने डिपार्टमेंट के प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं। जैसे आपका जो R&D है, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, जो कि इनोवेशन पे काम कर रहा है, ये है किसका एग्जाम्पल, फंक्शनल स्ट्रेटजी का एग्जाम्पल है, समझे। तो ये ध्यान रखना है। अच्छा इसके अलावा कुछ और एक दो पॉइंट को देख लीजिए। यहाँ बोनस आपको दिया जा रहा है एलिमेंट, वो क्या है कि आपसे पूछा जाएगा कि बताओ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का कौन कौन सा एलिमेंट है। तो देखिए एक होता है एनवायरमेंटल स्कैनिंग, यानी मार्केट और इंटरनल सिचुएशन का एनालिसिस। दूसरा होता है स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन, यानी प्लान बनाना कि गोल कैसे अचीव करेंगे। फिर आता है स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन, यानी प्लान को एक्शन में लाना। और फिर आता है उसे इवैल्यूएशन और कंट्रोल, यानी प्लान को मॉनिटर करना और जरूरत पड़ने पर बदलना। चलिए याद रहेगा इतना चीज़। आगे बढ़े हम लोग। विजन स्टेटमेंट और मिशन स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट सही तरीके से डिस्टिंग्विश कर रहा है, ये सवाल है। आइए देखते हैं। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि विजन मतलब करंट पर्पस और मिशन मतलब लॉन्ग टर्म पर्पस। बी कह रहा है कि विजन का मतलब फ्यूचर गोल शॉर्ट होता है, इंस्पायरिंग होता है, और मिशन कह रहा है कि पर्पस, फिलॉसफी, कस्टमर। सी कह रहा है कि मिशन पहले बनता है फिर विजन बनता है। और डी कह रहा है कि दोनों लेंथी डॉक्यूमेंट होते हैं। अब बताइए कौन सा सही है। ऑप्शन ए की बात करते हैं। देखिए ऑप्शन ए क्या लगता है आपको, ये तो गलत है ना दोस्तों। क्यों? क्योंकि विजन को करंट पर्पस कर रहा है, मिशन को लॉन्ग टर्म गोल कर रहा है। एक्चुअली मिशन बताता है कि कंपनी की आज का मकसद क्या है, मतलब कंपनी अभी क्या कर रही है और किसको सर्व करती है। और विजन होता है कंपनी की भविष्य का सपना, यानी लॉन्ग टर्म गोल क्या है। यहाँ उल्टा कर दिया है ना। तो मिशन मतलब कि हम अच्छी क्वालिटी वाली प्रोडक्ट बनाते हैं अपने कस्टमर के लिए, और विजन का मतलब कि हम दुनिया की सबसे बड़ी और ट्रस्टेड कंपनी बनेंगे, ये होता है, समझे। तो विजन और मिशन में यही अंतर होता है। फिर ऑप्शन बी की बात कर लें। ऑप्शन बी में कह रहा है कि विजन फ्यूचर गोल है, शॉर्ट है, इंस्पायरिंग है, मिशन का मतलब पर्पस, फिलॉसफी, कस्टमर। बिल्कुल सही बात है। विजन एक ऑप्टिमिस्टिक फ्यूचर की तस्वीर होती है, कंपनी क्या बनना चाहती है। मिशन बताता है कि कंपनी का करंट मकसद क्या है, किसको सर्व करती है, अपनी फिलॉसफी क्या है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर विजन में
में अमेजॉन दुनिया का सबसे बड़ा कस्टमर सेंट्रिक कंपनी बनेगा। मिशन क्या है? अमेजॉन कस्टमर को सबसे बेहतर शॉपिंग एक्सपीरियंस देना चाहता है। समझे? ये ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। सी की बात करें तो मिशन पहले बनता है फिर विज़न बनता है, ये भी गलत है। एक्चुअली विज़न पहले बनता है क्योंकि वह कंपनी को सपना होता है, फिर जिसके बेसिस पे मिशन यानी कि आज का प्लान बनाया जाता है। पहले आप गोल बनाइएगा तभी ना आज का डिसाइड कीजिएगा कि आज हमें क्या करना है। फिर डी कह रहा है कि दोनों लेंदी, नहीं ऐसा नहीं है। विजन और मिशन दोनों कंसाइज होते हैं, मतलब छोटे होते हैं, सिंपल होते हैं, ताकि हर कोई इजीली समझ सके। तो हमने इस क्वेश्चन से क्या सीखा दोस्तों कि विजन फ्यूचर गोल होगा, इंस्पिरेशनल होगा, शॉर्ट होगा, जैसे कि वर्ल्ड का मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड। और मिशन जो होता है वो करंट पर्पस पे होता है, जैसे कि हम कस्टमर को अच्छे से सर्व करेंगे। ठीक है, तो विजन से कंपनी को फ्यूचर डायरेक्शन मिलता है और मिशन से पता चलता है कि कंपनी आज क्या करती है और कौन सा अपना विजन अचीव करेगी। समझे? याद रहेगा इतना चीज़। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के बारे में कौन सा कथन सही है। चलिए ऑप्शन वाइज बात करते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट टॉप डाउन अप्रोच से स्टार्ट होता है, किसी और का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। बी कह रहा है कि स्ट्रेटेजिक प्लान शॉर्ट टर्म होता है, कोई रिव्यू और कंटिजेंसीज नहीं होते। कौन सा सही है ये पूछा गया है। सी कह रहा है कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इंटरैक्टिव हुआ 1990 में, मैनेजर सभी लेवल पे इन्वॉल्व थे, लॉन्ग टर्म प्लान को रिव्यू किया जाता था कंटिजेंसी के साथ। और फिर डी कह रहा है कि मेन बेनिफिट है कि हम करंट परफॉर्मेंस मेंटेन कर सकते हैं बिना अडेप्ट किए। अब देखिए ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा कथन सही है ये पूछा गया है। पहला ऑप्शन गलत है क्योंकि पहले स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टॉप मैनेजमेंट के द्वारा की जाती थी, है ना। तो पहले टॉप मैनेजमेंट के द्वारा की जाती थी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, फिर आज ऐसा नहीं है। अब सब लेवल के मैनेजर, सब लेवल के डिपार्टमेंट इस प्रोसेस में शामिल होते हैं ताकि बेटर डिसीजन लिया जा सके। जैसे पहले क्या होता था, सिर्फ सीईओ डिसाइड करता था कि कंपनी क्या करेगी। अब मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर सब मिलके प्लान बनाते हैं, राइट। तो इसीलिए एक स्टेटमेंट गलत है कि पहले स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जो था वो टॉप मैनेजमेंट के द्वारा की जाती थी। तो यही कह रहा है ना कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग तो टॉप डाउन अप्रोच है। नहीं, आज क्या है, सब लेवल के मैनेजर, सब लेवल के डिपार्टमेंट इस प्रोसेस में शामिल होते हैं। फिर इसीलिए गलत है ऑप्शन नंबर ए। फिर बी भी गलत है, क्यों? क्योंकि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग शॉर्ट टर्म नहीं होता, लॉन्ग टर्म होता है, 3 से 5 साल के लिए होता है। कंपनी टाइम पे रिव्यू भी करती है और कंटिजेंसी प्लान भी बनाती है ताकि अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड हो तो उसका सॉल्यूशन हो हमारे पास। तो अगर मार्केट में नई टेक्नोलॉजी आ जाए तो कंपनी अपनी स्ट्रेटजी को तुरंत एडजस्ट कर सकती है। सी की बात करें तो सी बिल्कुल सही है। 1990 के बाद स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एक इंटरैक्टिव प्रोसेस बन गया है जिसमें सब मैनेजर इन्वॉल्व होते हैं, लॉन्ग टर्म प्लान बनते हैं, रेगुलर रिव्यू होती है, कंटिजेंसी प्लान भी रेडी होती है। इससे कंपनी को बदलते इन्वायरमेंट में अडेप्ट करने में हेल्प मिलती है। जैसे एक IT कंपनी हर 6 महीने में अपनी स्ट्रेटजी रिव्यू करती है और मार्केट चेंज के हिसाब से अपनी प्लानिंग अपडेट करती है। डी की बात करें तो यह गलत है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का मेन मकसद है कंपनी को डायनेमिक बनाए रखना, मतलब बदलते बिजनेस इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को बदलना। सिर्फ एग्जिस्टिंग परफॉर्मेंस को मेंटेन करना काफ़ी नहीं होगा। तो देखिए हमने क्या सीखा इस क्वेश्चन से। टॉप डाउन वनली कर रहा है ऑप्शन है, इसीलिए गलत है। फिर कह रहा है शॉर्ट टर्म, इसीलिए गलत है। लॉन्ग टर्म प्लान होता है, इंटरैक्टिव और लॉन्ग टर्म है, बिल्कुल सही है ऑप्शन सी। नो एडेप्टेशन नहीं, एडेप्टेशन ही तो मेन बात है। अच्छा, इसमें कुछ बोनस पॉइंट भी आपके लिए हैं। क्या है कि क्लियर स्ट्रेटजी विजन मिलता है ना। फिर इंपॉर्टेंट इशू पे फोकस बढ़ता है, बिजनेस इन्वायरमेंट के चेंज को समझकर अडेप्ट करती हैं, ये सब पॉइंट ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों आप प्लानिंग पे आते हैं। प्लानिंग में स्टेप्स क्या होते हैं बताइए। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि बेस्ट अल्टरनेटिव आइडेंटिफाई करना, डेरिवेटिव प्लान, ऑब्जेक्टिव, इग्नोरिंग फॉरकास्टिंग। बी कह रहा है कि अपॉर्चुनिटी एनालिसिस, ऑब्जेक्टिव एस्टैब्लिशमेंट, प्लानिंग प्रीमाइसेस, इवैल्यूएटिंग अल्टरनेटिव, सेलेक्टिंग द बेस्ट। और सी कह रहा है कि प्लानिंग प्रीमाइसेस को फर्स्ट डेवलप करना, उसके बाद अपॉर्चुनिटी एनालिसिस, उसके बाद बेस्ट विदाउट इवैल्यूएशन अल्टरनेटिव सेलेक्ट करना। और डी कह रहा है कि ऑब्जेक्टिव अचीव करना, इस्टेब्लिश करना, किसी भी अल्टरनेटिव को सेलेक्ट करना विदाउट इवैल्यूएशन एंड डेरिवेटिव प्लान। क्या लगता है कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन ए की बात करें तो यह गलत है। देखिए प्लानिंग में फोरकास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फोरकास्टिंग समझते हैं ना आप, कि मतलब कि फ्यूचर को समझना जरूरी है। अगर हम फोरकास्टिंग को इग्नोर कर दें तो प्लानिंग तो अधूरा हो जाएगा ना। और ऑब्जेक्टिव पहले इस्टेब्लिश करना जरूरी है, ना कि बाद में। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, ऑब्जेक्टिव बाद में आ रहा है, इसलिए तो गलत है। जैसे मान लीजिए कि अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले मार्केट ट्रेंड यानी फोरकास्ट समझना होता है ना, फिर उसके बाद प्लान बनाना सही नहीं है ना। तो पहले मार्केट ट्रेंड को समझना होता है, राइट। बिना उसके प्लान कैसे बनाएंगे आप। तो यहाँ पे फोरकास्टिंग देखिए सबसे लास्ट में लिखा है, यही तो दिक्कत है। फिर देखिए बी बिल्कुल सही है, यही स्टेप होता है। पहले हम मार्केट में मौके को समझते हैं,
इसे हमें अपॉर्चुनिटी एनालिसिस कहते हैं। अपॉर्चुनिटी मतलब कि क्या क्या मौका है, क्या क्या अपॉर्चुनिटी है हमारे पास। फिर अपने गोल या ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। उसके बाद हम प्लानिंग प्रीमाइसेस बनाते हैं जिसमें फोरकास्टिंग, पॉलिसी वगैरह शामिल होता है। फिर हम अलग अलग अल्टरनेटिव आइडेंटिफाई करते हैं, उनको इवैल्यूएट करते हैं और बेस चूज़ करते हैं। और आखिर में डेरिवेटिव प्लान बनाते हैं जिससे असली प्लान को इम्प्लीमेंट किया जा सके। तो अगर आपको एक नई प्रोडक्ट लॉन्च करनी है तो आप पहले मार्केट का एनालिसिस करेंगे, अपना टारगेट डिसाइड करेंगे, फिर अल्टरनेटिव सोचेंगे कि प्रोडक्ट को कैसे प्रमोट करना है, बेस्ट अल्टरनेटिव चुनेंगे। तो बी नंबर सही है। सी की बात करें तो गलत है। प्लानिंग प्रीमाइसेस के बाद अपॉर्चुनिटी एनालिसिस नहीं होता, पहले अपॉर्चुनिटी एनालिसिस होता है। ये प्रोसेस का सीक्वेंस ही गलत है। और डी भी गलत है क्योंकि ऑब्जेक्टिव इस्टेब्लिश करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन बिना अल्टरनेटिव को इवैल्यूएट किए कोई भी अल्टरनेटिव चुनना प्लानिंग का हिस्सा नहीं हो सकता। समझे? तो देखिए क्या याद रखेंगे आप, सबसे पहले क्या होता है, अपॉर्चुनिटी को एनालाइज किया जाता है, यानी मार्केट या बिजनेस का मौका को समझना। फिर हम ऑब्जेक्टिव को इस्टेब्लिश करते हैं, यानी कि क्लियर गोल सेट करते हैं। फिर हम प्लानिंग प्रीमाइसेस डेवलप करते हैं, यानी फोरकास्टिंग, पॉलिसी, इन्वायरमेंट को समझना। फिर हम इवैल्यूएट करेंगे अल्टरनेटिव को, यानी अलग अलग ऑप्शन को कंपेयर करेंगे। फिर हम बेस्ट अल्टरनेटिव को सेलेक्ट करेंगे और फिर हम डेरिवेटिव प्लान बनाएंगे। समझे? इस प्रकार से ये प्लानिंग का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। चलिए अब स्मार्ट के बारे में पूछा जाता है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों सवाल है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्टली स्मार्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स को और प्लानिंग के एडवांटेज को डिस्क्राइब कर रहा है। ऑप्शन ए कह रहा है कि स्मार्ट गोल वेग है, प्लानिंग जो है कोऑर्डिनेशन को हिंडर करता है लेकिन रिसोर्स वेस्टेज में हेल्प करता है। बी कह रहा है स्मार्ट का फुल फॉर्म है स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइमली। और प्लानिंग जो है कोऑर्डिनेट करता है, ऑप्टिमाइज करता है, इंस्पायर करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी को, माइलस्टोन सेट करना। सी कह रहा है कि प्लानिंग का फोकस होता है केवल रिसोर्स एलोकेशन पे, ये कोऑर्डिनेशन और एडेप्टेबिलिटी को इग्नोर करता है। और डी कह रहा है कि स्मार्ट गोल केवल टाइमली कंप्लीशन पे जोर डालता है, ये मेजरिंग प्रोग्रेस को इग्नोर करता है। क्या लगता है? तो ए से स्टार्ट करते हैं। ए नंबर ऑप्शन गलत है। देखिए स्मार्ट गोल का मतलब ही होता है कि क्लियर और स्पेसिफिक गोल, जो कि वेग कभी नहीं होता। और प्लानिंग कोऑर्डिनेशन को बढ़ाता है, उसको रोकता नहीं है। और रिसोर्स वेस्टेज कम करता है, ना कि बढ़ाता है। तो अगर आपने अपना गोल ज़्यादा सेल करना रखा है तो यह वेग है, पर आप ये रखते हैं कि अगर अगले महीने तक 10% सेल बढ़ाएंगे तो यह स्मार्ट गोल है, क्योंकि ये क्लियर है, यह मेजरेबल है। और यहाँ उल्टा लिख दिया है, स्मार्ट गोल वेग है, ऐसा थोड़ी होता है। फिर बी बिल्कुल सही जवाब है। स्मार्ट का मतलब ही होता है स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक, टाइमली। प्लानिंग से अलग अलग टीम कोऑर्डिनेट करते हैं, रिसोर्सेज बेस जगह एलोकेट होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर होती हैं, माइलस्टोन सेट होता है जिससे प्रोग्रेस ट्रैक कर सकें, और ऑर्गेनाइजेशन आसानी से बदलाव के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास एक फैक्ट्री है, तो प्लानिंग से हर डिपार्टमेंट को पता होता है कि उनका क्या काम है, कब करना है। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो प्लान रिवाइज भी कर सकते हैं। सी की बात करें तो यह गलत है। प्लानिंग सिर्फ रिसोर्स एलोकेशन नहीं करता, या लिखा है ओनली ऑन रिसोर्स एलोकेशन, नहीं, बल्कि कोऑर्डिनेशन, एडेप्टेबिलिटी, इस पर भी ध्यान देता है। मतलब सारे डिपार्टमेंट मिलकर काम करते हैं और चेंज के लिए तैयार रहते हैं। फिर डी कह रहा है कि स्मार्ट गोल एम्फसाइज वनली द टाइम, जहाँ भी वनली वर्ड दिखे ना वो गलत होता है। तो देखिए स्मार्ट गोल में मेजरेबल भी होता है ना, प्रोग्रेस को ट्रैक करना जरूरी है, सिर्फ टाइम पे कंप्लीट करना है नहीं। तो स्मार्ट का फुल फॉर्म याद रखेंगे ना, और प्लानिंग के नीड भी याद रखेंगे। स्पेसिफिक मतलब क्लियर गोल होना चाहिए, मेजरेबल यानी कि हम प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकें, अचीवेबल यानी कि रियलिस्टिक गोल सेट करें, रियलिस्टिक यानी कि पॉसिबल तो होना चाहिए वो गोल, और टाइमली यानी टाइम लिमिट होना चाहिए। याद रहेगा? चलिए अब अगला सवाल है कि प्लानिंग का डिसएडवांटेज क्या है। आइए देखते हैं। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि प्लानिंग हमेशा एडेप्टेबिलिटी को प्रमोट करेगा, इनोवेशन इनकरेज करेगा, मिनिमम टाइम एंड कॉस्ट चाहिए। बी कह रहा है कि प्लानिंग कभी कभी एक्शन डिले कर सकता है, एडेप्टेबिलिटी कम कर सकता है, इनोवेशन को रोक सकता है, रिजिडिटी क्रिएट कर सकता है, कभी कभी टाइम कंज्यूमिंग होता है, एक्सपेंसिव होता है। सी कह रहा है कि प्लानिंग एक्यूरेट डेटा गारंटी करता है और इंडिविजुअल इंटरेस्ट को प्रिवेंट करता है फ्रॉम इन्फ्लुएंसिंग द ओवरऑल गोल। और डी कह रहा है कि प्लानिंग इज अ वन टाइम प्रोसेस दैट इंश्योर मैनेजर डू नॉट नीड टू मॉनिटर चेंज इन द एनवायरनमेंट। क्या लगता है दोस्तों, कौन सा बड़ा डिसएडवांटेज है? चलिए ऑप्शन ए से बात करते हैं। ऑप्शन ए गलत है। प्लानिंग हमेशा एडेप्टेबिलिटी नहीं बढ़ाता, कभी कभी यह फ्लेक्सिबिलिटी को कम भी कर सकता है, इनोवेशन को रोक भी सकता है, टाइम और पैसा भी ज़्यादा लग जाता है। सोचिए अगर आपके पास एक प्लान है जो कि बहुत ही स्ट्रिक्ट है, तो आप नए आइडियाज़, नए चेंजेस लाने से कतराते हैं क्योंकि प्लान को फॉलो करना पड़ता है। बी बिल्कुल सही जवाब है, ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। प्लानिंग कभी कभी एक्शन को डिले करता है, मतलब आप प्लानिंग में इतना टाइम लगा देते हैं कि काम करने का टाइम कम पड़ता है। कभी कभी लोग रिजिड हो जाते हैं और प्लान से हटने की हिम्मत नहीं करते, चाहे सिचुएशन चेंज ही क्यों ना हो जाए। इससे इनोवेशन कम होता है। और हाँ, प्लानिंग कॉस्टली भी है, टाइम कंज्यूमिंग भी है। मान लीजिए एक कंपनी नए प्रोडक्ट के लिए प्लान बना रहा है, पर वो प्लान बनाते बनाते बहुत देर हो गई, तो मार्केट में नए कॉम्पिटिटर आ चुके हैं। सी की बात कर लें तो प्लानिंग में एक्यूरेट डेटा हमेशा नहीं होती, कभी कभी गलत, कभी कभी इनकम्प्लीट डेटा की वजह से प्लान फेल हो सकता है, और कभी पर्सनल इंटरेस्ट भी प्लान को अफेक्ट करते हैं।
जिससे ओवरऑल गोल पे असर पड़ता है। डी की बात कर लें तो यह भी गलत है, प्लानिंग एक बार का काम नहीं है, मैनेजर को हमेशा एनवायरनमेंट मॉनिटर करना पड़ता है, समझे। तो देखिए डिसएडवांटेज की बात करें ना प्लानिंग में, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि एक्शन में डिले होना, एडेप्टेबिलिटी कम होना। लोग प्लान के साथ क्या हो जाता है, रिजिड, फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाता है, एडेप्टेबिलिटी कम हो जाता है, अडेप्ट नहीं कर पाते, रिजिड हो जाते हैं लोग, इनोवेशन नहीं आता है, इससे टाइम कंज्यूमिंग है, यानी रिजिडिटी क्रिएट करता है। बस यही सब तो प्लानिंग का डिसएडवांटेज है। अब हम लोग MBO की बात करते हैं, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। कौन सा की एस्पेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है MBO का? ऑप्शन ए कर रहा है कि MBO टॉप डाउन अप्रोच है, जहाँ पे मैनेजमेंट गोल सेट करते हैं बिना एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट के। बी कर रहा है कि MBO में ज्वाइंट गोल सेटिंग है, मैनेजमेंट और एम्प्लॉय के द्वारा कंटिन्यूस प्रोग्राम परफॉर्मेंस असेसमेंट है। सी कर रहा है कि MBO का फोकस केवल पर्सनल ग्रो गोल पे है, जो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन गोल से अनरिलेटेड है। और डी कर रहा है कि MBO में मैनेजर का जो रिक्वायरमेंट है, नीड है मॉनिटर करने का परफॉर्मेंस को, वो ख़त्म हो जाता है जैसे गोल सेट होता है। तो चलिए ऑप्शन ए से स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन ए गलत है। MBO में मैनेजमेंट सिर्फ ऊपर के गोल थोपता नहीं है, बल्कि एम्प्लॉय के साथ मिलकर गोल सेट करता है। सिर्फ रिएक्शनरी अप्रोच नहीं होता, बल्कि प्रोएक्टिव प्लानिंग होती है। सोचिए अगर बॉस ही डिसाइड कर ले बिना टीम से बात किए, तो टीम को मोटिवेशन कहाँ से मिले, कम मिलेगा, और फिर लोग गोल रियलिस्टिक नहीं होगा। तो ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। MBO में मैनेजमेंट और एम्प्लॉय मिलकर क्लियर गोल सेट करते हैं, फिर रेगुलरली परफॉर्मेंस चेक करते हैं, फीडबैक देते हैं, नए गोल बनाते हैं। इससे सब लोग एक ही डायरेक्शन में काम करते हैं और प्लान प्रोएक्टिव रहता है। आपका बॉस आपसे मिलकर यह डिसाइड करता है कि आपको क्या टारगेट अचीव करने हैं, फिर टाइम पे आपकी प्रोग्रेस डिस्कस करता है। तो यही तो MBO है। सी गलत है, क्योंकि MBO में एम्प्लॉय का पर्सनल गोल होता है, पर वह हमेशा ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के साथ अलाइन किए जाते हैं, और रेगुलर परफॉर्मेंस रिव्यू भी होता है। डी में क्या है, डी भी गलत है, क्योंकि MBO में दोस्तों याद रखिएगा परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग और फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। मैनेजर को रेगुलरली रिव्यू करना होता है और फीडबैक देना होता है। तो याद रखेंगे MBO में मैनेजमेंट और एम्प्लॉय साथ मिलकर गोल सेट करते हैं, फिर गोल होते हैं क्लियर और मेजरेबल, रेगुलर परफॉर्मेंस रिव्यू होगा, फीडबैक दिया जाता है, प्रोएक्टिव प्लानिंग की तरह काम करता है MBO। चलिए MBO पे एक और सवाल है, अगला सवाल भी MBO पे ही है। कौन सा की स्टेप है MBO में? तो आई थिंक इसको हमने डिस्कस किया, इसको हम स्किप कर रहे हैं, राइट। फिर एक अगला सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द कंपोनेंट ऑफ प्लानिंग। अब देखिए प्लानिंग पे एक कंपोनेंट बेस्ड क्वेश्चन है, कौन सा स्टेटमेंट प्लानिंग के कंपोनेंट को दर्शा रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा कथन जो है सही तरीके से डिस्क्राइब कर रहा है प्लानिंग के कंपोनेंट को, और जो इन्वायरमेंटल एनालिसिस का पर्पस है ऑर्गेनाइजेशन में उसको। ऑप्शन ए कर रहा है कि प्लानिंग के अंदर केवल ऑब्जेक्टिव और बजट आते हैं, और इन्वायरमेंटल एनालिसिस फोकस करता है इंटरनल वीकनेस पे। ऑप्शन बी कर रहा है कि प्लानिंग कंपोनेंट के अंदर ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी, प्रोसीड्यूर, प्रोग्राम, बजट ये सब आते हैं, और इन्वायरमेंटल एनालिसिस जो है वो इंटरनल स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों पे फोकस करता है, और साथ ही साथ एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटी पे भी फोकस करता है। ऑप्शन सी कर रहा है कि इन्वायरमेंटल एनालिसिस जो है एक्सटर्नल थ्रेट को इग्नोर करता है और फोकस करता है केवल ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट और फंडिंग पे। और ऑप्शन डी कर रहा है कि प्लानिंग के लिए हमें केवल ऑब्जेक्टिव सेट करना होता है, और इन्वायरमेंटल एनालिसिस ज़रूरी नहीं है ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस के लिए। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन की यदि हम बात करें तो यह गलत है, क्योंकि प्लानिंग सिर्फ ऑब्जेक्टिव और बजट तक सीमित नहीं है, इसमें और भी बहुत चीज़ें होती हैं, जैसे पॉलिसी, प्रोसीड्यूर, प्रोग्राम, टाइम स्केड्यूल, कोर वैल्यू। और इन्वायरमेंटल एनालिसिस इंटरनल वीकनेस के अलावा एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटी और थ्रेट भी दिखाता है। मान लीजिए अगर कंपनी सिर्फ अब अपने अंदर की प्रॉब्लम देखता है और मार्केट के कंपटीशन को इग्नोर करे, तो वो बाहर के थ्रेट से पता नहीं लगा पाएगा ना, जो फ्यूचर में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। बी हमारा सही जवाब है, क्योंकि प्लानिंग का मतलब है हर एक छोटी बड़ी चीज़ें जो ध्यान में रखनी होती हैं, ऑब्जेक्टिव, रूल, प्रोसेस, बजट और टाइम फ्रेम सब कुछ। इन्वायरमेंटल एनालिसिस भी इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों फैक्टर को एनालाइज करता है, जिससे कंपनी को आगे क्या करना चाहिए यह समझ आए। जैसे एक कंपनी अपने स्ट्रेंथ यानी अच्छा प्रोडक्ट और वीकनेस यानी कम मार्केटिंग को समझती है, साथ ही मार्केट में नए अपॉर्चुनिटी जैसे डिजिटल मार्केटिंग और थ्रेट यानी नए कंपटीशन को भी देखती है, तभी वो बेटर प्लानिंग कर सकती है। ऑप्शन सी की बात करें तो ये गलत है। इन्वायरमेंटल एनालिसिस एक्सटर्नल थ्रेट और अपॉर्चुनिटी को भी बहुत सीरियसली लेता है, अगर वो इग्नोर करे तो फ्यूचर के चैलेंज को समझना मुश्किल हो जाए। ऑप्शन डी की बात करें तो वो भी गलत है। प्लानिंग सिर्फ ऑब्जेक्टिव सेट करना नहीं होता, बल्कि पूरे प्रोसेस को कवर करता है, राइट, कि मतलब कैसे करना है, कब करना है, क्या रिसोर्स लगेंगे। और इन्वायरमेंटल एनालिसिस ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है कि बेटर डिसीजन लेने में। तो एक बार समराइज़ करने की फैक्ट को मैंने क्या बताया कि प्लानिंग के कुछ कंपोनेंट्स, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। इन्वायरमेंटल एनालिसिस जो है इंटरनल स्ट्रेंथ, वीकनेस, एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटी, थ्रेट दोनों देखता है। यह एनालिसिस फ्यूचर ट्रेंड प्रेडिक्ट करते और गोल अचीव करने में मदद करता है। प्लानिंग और इन्वायरमेंटल एनालिसिस दोनों मिलकर ऑर्गेनाइजेशन को चैलेंज समझने और सही डिसीजन लेने में सपोर्ट करते हैं।
राइट, तो ये हमें ध्यान रखना है। अब एक सवाल है पेस्टल एनालिसिस के बारे में। तो ये क्या सवाल है, आइए देखते हैं। सवाल है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही तरीके से पेस्टल एनालिसिस को डिस्क्राइब कर रहा है और इसका सिग्निफिकेंस को डिस्क्राइब कर रहा है बिजनेस स्ट्रेटजी डेवलपमेंट में। ऑप्शन ए कर रहा है कि पेस्टल एनालिसिस के अंदर 6 इंटरनल फैक्टर होते हैं, जो कि नाम आप देख सकते हैं, ठीक है। और फिर कह रहा है कि इसका एडवांटेज है कॉस्ट इफेक्टिवनेस एंड प्रोवाइडिंग डीप अंडरस्टैंडिंग। फिर बी कह रहा है कि पेस्टल एनालिसिस का फोकस होता है टेक्नोलॉजिकल और इकोनॉमिक फैक्टर पे, जो कि हमारे बिजनेस को अफेक्ट करता है और इग्नोर करता है पोटेंशियल और सोशल इन्फ्लुएंस को। सी कह रहा है कि पेस्टल एनालिसिस एक कॉस्टली और कॉम्प्लिकेटेड फ्रेमवर्क है जो कि इन्वायरमेंटल फैक्टर को एग्जामिन करता है विच इज़ इम्पैक्टिंग अ कंपनीज ऑपरेशन। और डी कह रहा है कि पेस्टल एनालिसिस इज यूज्ड सोलली to forecast economic trend and it does not consider legal or political element affecting an organization. So first of all let's see the option number A. तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, राइट, क्योंकि पेस्टल का मतलब ये होता है 6 इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हर बिजनेस को अफेक्ट करती हैं। पॉलिटिकल यानी सरकारी पॉलिसी स्टेबिलिटी, दूसरा इकोनॉमिकल यानी दोस्तों मार्केट कंडीशन इंटरेस्ट रेट, तीसरा सोशल यानी लोगों के बिहेवियर और कल्चर, चौथा टेक्नोलॉजिकल यानी नई टेक्नोलॉजी, पाँचवा लीगल यानी कानूनी रूल, और छठा आता है इन्वायरमेंटल यानी प्रदूषण और क्लाइमेट। मान लीजिए एक कंपनी इंडिया में अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहती है, तो वो पहले देखेगी कि पॉलिटिकल इन्वायरमेंट स्टेबल है या नहीं, लोगों की प्रेफरेंस क्या है और क्या नए लॉ बन रहे हैं जो बिजनेस को इफेक्ट कर सकते हैं। बी की बात करें, ऑप्शन बी की बात करें तो यह भी गलत है। पेस्टल एनालिसिस सिर्फ टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक फैक्टर नहीं देखता बल्कि पॉलिटिकल, सोशल, लीगल, इन्वायरमेंटल फैक्टर को भी कवर करता है। सी की बात करें तो सी सही है। क्यों? क्योंकि पेस्टल सिंपल और कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है जो पूरे बिजनेस इन्वायरमेंट को देखता है, सिर्फ इन्वायरमेंटल फैक्टर को नहीं देखता। और डी की बात करें तो डी भी गलत है, क्योंकि पेस्टल इकोनॉमिक ट्रेंड के साथ लीगल और पॉलिटिकल फैक्टर को भी एनालाइज करता है। तो दोस्तों पेस्टल एनालिसिस में 6 कंपोनेंट है, पी फॉर पॉलिटिकल, ई फॉर इकोनॉमिकल, एस फॉर सोशल, टी फॉर टेक्नोलॉजिकल, एल फॉर लीगल और ई फॉर इन्वायरमेंटल। ये बिजनेस को समझने और बेटर डिसीजन लेने में मदद करता है। यह मेथड सिंपल, कॉस्ट इफेक्टिव, बहुत यूजफुल है फ्यूचर रिस्क और अपॉर्चुनिटी को समझने के लिए। हर फैक्टर बिजनेस की स्ट्रेटजी और परफॉर्मेंस को अलग तरह से इम्पैक्ट करता है। चलिए अगला सवाल है गैप एनालिसिस, यानी सवाल ये है कि इनमें से कौन सा कथन सही तरीके से की इंटरनल एनालिसिस टूल जो कि ऑर्गेनाइजेशन यूज करती है उसे डिस्क्राइब करता है। तो यहाँ पे दोस्तों इंटरनल एनालिसिस टूल की बात हो रही है। ऑप्शन ए कर रहा है गैप एनालिसिस हेल्प आइडेंटिफाई इंटरनल वीकनेस बाय कंपेयरिंग द करंट स्टेट विद द डिजायर्ड फ्यूचर स्टेट। फिर स्ट्रेटजी इवैल्यूएशन एसेस द आउटकम ऑफ स्ट्रेटजिक प्लान एंड SWOT एनालिसिस साइमल्टेनियसली कंसीडर स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट टू प्रोवाइड अ कॉम्प्रिहेंसिव ऑर्गेनाइजेशन ओवरव्यू। बी कर रहा है कि गैप एनालिसिस focuses only on external threat. Strategy evaluation is about financial auditing and SWOT analysis consider only internal factor like strength and weakness. C कह रहा है कि gap analysis is a complicated method used mainly for external analysis. Strategy evaluation involve planning new strategy and SWOT analysis ignore opportunity and threat. और डी कह रहा है कि गैप एनालिसिस एंड SWOT एनालिसिस आर यूज्ड ओनली आफ्टर अ प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड वाइल स्ट्रेटजी इवैल्यूएशन इज डन बिफोर स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन। तो दोस्तों ये गैप और SWOT पे 2 सवाल है, आइए देखते हैं कौन सा कथन सही है, एक्यूरेटली कह रहा है ना। सबसे पहले हम ऑप्शन ए से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। सिंपल शब्दों में समझें तो देखिए गैप एनालिसिस का मतलब है कि अपने करंट पोजीशन को देखा और देखिए कि आपको फ्यूचर में कहाँ पहुँचना है। जो फ़र्क है यानी जो गैप है उसे पहले समझिए, फिर उस गैप को कैसे क्लोज करना है उसका प्लान बनाइए। जैसे मान लीजिए कि अभी आपकी सेल 100 यूनिट है और टारगेट आपकी 150 यूनिट की है यानी 150 यूनिट की है, तो गैप एनालिसिस में ये देखेंगे कि जो 50 यूनिट का गैप है उसको पूरा कैसे किया जाए। और स्ट्रेटजी इवैल्यूएशन का मतलब कि आपने जो प्लान बनाया उसका रिजल्ट चेक करना, क्या वो प्लान सही चल रहा है, क्या सबको पता है कि गोल क्या है, अगर प्रॉब्लम है तो उसको सुधारो। फिर SWOT का मतलब ही होता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, एक ऐसा टूल जिसमें आप अपनी स्ट्रेंथ यानी ताकत, वीकनेस यानी कमजोरी, अपॉर्चुनिटी यानी मौके और थ्रेट यानी खतरे को एक साथ एनालाइज करते हैं। ऑप्शन बी की बात करें तो गैप एनालिसिस ये गलत है, क्योंकि गैप एनालिसिस इंटरनल गैप को समझता है, एक्सटर्नल थ्रेट को नहीं समझता। और जो स्ट्रेटजी इवैल्यूएशन होता है वो फाइनेंशियल ऑडिट नहीं होता, वो प्लान के रिजल्ट चेक करता है। SWOT एनालिसिस में एक्सटर्नल फैक्टर भी इंक्लूडेड होते हैं। और फिर ऑप्शन सी की बात करें तो देखिए यह भी सही नहीं है। गैप एनालिसिस इजी होता है, प्रैक्टिकल होता है और मेनली इंटरनल गैप देखता है। स्ट्रेटजी इवैल्यूएशन प्लानिंग नहीं बल्कि प्लान के आउटकम को इवैल्यूएट करता है। प्लान नहीं देखता है स्ट्रेटजी इवैल्यूएशन, प्लान का आउटकम को देखता है। और SWOT में हम अपॉर्चुनिटी और थ्रेट दोनों होते हैं, ये इग्नोर नहीं किया जाता। डी की बात करें, ऑप्शन डी की बात करें तो यह भी गलत है, क्योंकि देखिए गैप और SWOT एनालिसिस जो है ये
ये प्रोजेक्ट के हर स्टेज पे यूज होते हैं, शुरुआत में भी यूज होंगे, बीच में भी यूज होंगे। स्ट्रेटजी वैल्यूएशन जो होता है वो प्लान के इम्प्लीमेंट होने के बाद या ड्यूरिंग इम्प्लीमेंटेशन होता है। तो एक बार समराइज़ कर लेते हैं की फैक्ट को। देखिए, गैप एनालिसिस करंट या फ्यूचर स्टेट के गैप आइडेंटिफाई करता है और उसे क्लोज करने का प्लान बनाता है। स्ट्रेटजी वैल्यूएशन में हम क्या करते हैं कि अपने प्लान के रिजल्ट को एनालाइज करते हैं और चेक करते हैं कि सब सही तरीके से चल रहा है या नहीं चल रहा। और शॉर्ट में क्या करते हैं कि स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट को साथ में देखकर पूरी पिक्चर समझ आता है। तो यह टूल ऑर्गेनाइजेशन को अपने रिसोर्स और एनवायरनमेंट को समझने और बेहतर डिसीजन लेने में मदद करता है। चलिए, याद रहेगा ये चीज़। दोस्तों, ये हमारा पार्ट 1 लेक्चर है। आप यदि चाहते हैं कि मैं इस तरह के और भी दोस्तों 25 क्वेश्चन है इस पार्टिकुलर PDF में, यदि चाहते हैं कि मैं इस तरह से एक्सप्लेन करूं तो प्लीज़ आप यस लिखिए कमेंट सेक्शन में। यदि मैक्सिमम लोग यस लिखेंगे तो मैं इसका पार्ट 2 भी लाऊंगा और इसी प्रकार से हर एक चीज़ों को क्लियर करूंगा, जिससे आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी मिले और फिर से आप वीडियो देखें तो आप कॉन्फिडेंटली सभी क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कर पाएँ। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और यदि PDF की रिक्वायरमेंट है तो कैप्सूल कोर्स से जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। धन्यवाद।